नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान अपनी सेना को मजबूत करने में लगा हुआ है तो दूसरी ओर ट्रंप सिर्फ अपने ही बयान दोहराने में लगे हुए हैं। लेकिन अब कई देश ट्रंप को ये समझाने में लगे हैं कि जैसे अमेरिका ये युद्ध खत्म करना चाहता है उस तरीके से तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अब रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। ईरान का दावा, अमेरिका से लड़ेंगे 70 लाख ईरानी, सेना में भर्ती होने की इच्छा। ईरान की खुली धमकी, गल्फ में यूएस से जुड़े ठिकानों पर करेंगे बड़ा हमला। ट्रंप के पाषाण युग वाले बयान पर ईरान का पलटवार, इतिहास नहीं मिटेगा। ईरान की बड़ी चेतावनी, अमेरिका को हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ईरान इसराइल जंग में रूस की एंट्री, बोला जरूरत पड़ी तो करेंगे दखल। अब खबरें विस्तार से। ईरान के 70 लाख लोगों ने अमेरिकी सेना से लड़ने के लिए कमर कस ली है। ये दावा किया है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद कालिबाफ ने। कालिबाफ का कहना है कि पिछले एक हफ्ते ईरान में एक अभियान चलाया गया जिसमें लाखों लोगों ने खुले मैदान में आकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ने की इच्छा जताई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। यहां तक कि रिटायर्ड सैनिकों को भी दोबारा आने के लिए कहा गया है। IRGC की स्वयंसेवी इकाई बसिज में कम उम्र के बच्चों को भी शामिल किया जा रहा है। ईरानी सेना IRGC ने दावा किया है कि उसने खाड़ी देशों में अमेरिका से जुड़े कुछ औद्योगिक ठिकानों पर हमला बोला है। IRGC के मुताबिक UAE के अबू धाबी में एक स्टील प्लांट और बहरीन में एल्यूमिनियम फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरान ने कहा कि ये हमले सिर्फ एक चेतावनी है, अगर उसके उद्योगों पर फिर से हमला हुआ तो अगला जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। IRGC ने यह भी कहा कि अगली बार अमेरिका से जुड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, ट्रंप की इस टिप्पणी पर ईरान ने जोरदार पलटवार किया है। भारत में मौजूद ईरान के कॉन्सुलेट ने कहा कि ट्रंप पहले कहते थे कि ईरान को फिर से महान बनाने के लिए युद्ध कर रहे हैं और अब अचानक पाषाण युग बनाने की बात की जा रही है। कॉन्सुलेट ने तंज कसते हुए कहा कि ईरान जैसी प्राचीन सभ्यताएं, जिनकी जड़ें अचमेनियाई साम्राज्य जैसी पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हैं, उन्हें फिर से बनाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इतिहास मिट नहीं सकता। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के खत्म अल अनबिया मिलिट्री हेडक्वार्टर का कहना है कि दुश्मनों को उनकी असली ताकत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल प्रोडक्शन सेंटर, ड्रोन सिस्टम और एयर डिफेंस अब भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनका कहना है कि जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो बहुत छोटे और कम अहम थे। ईरान ने साफ कहा है कि उसके असली और रणनीतिक ठिकाने ऐसी जगहों पर हैं जहां तक अमेरिका और इसराइल कभी पहुंच ही नहीं सकते। इसके साथ ही ईरान ने धमकी दी है कि अब और भी ज्यादा बड़ा और विनाशकारी हमला किया जाएगा। ईरान का कहना है कि ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन पूरी तरह से हार नहीं मान लेता। रूस ने कहा है कि वो ईरान इसराइल जंग को खत्म करने में मदद करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि राष्ट्रपति पुतिन लगातार क्षेत्र के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस की सेवाओं की जरूरत पड़ती है तो रूस पूरी तरह तैयार है मदद करने के लिए, ताकि सैन्य तनाव को जल्द से जल्द खत्म कर देशों में शांति लाई जा सके। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। मैक्रों का बड़ा बयान, हमले से नहीं सुलझेगा ईरान मुद्दा। ट्रंप की धमकी के बाद चीन का बड़ा बयान। इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद। लेबनान में हालात बेहद गंभीर, PM ने जताई चिंता। ईरान और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान का परमाणु मुद्दा हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसका सही समाधान सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। मैक्रोन ने चेतावनी दी कि अगर बातचीत का कोई ठोस रास्ता नहीं बना तो आने वाले समय में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई के सुझाव को भी खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा और जहाजों को ईरान की सेना खासकर IRGC से खतरा हो सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर अब चीन की भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर बड़े हमले की धमकी के बाद चीन ने मिडिल ईस्ट में तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि सैन्य कार्रवाई से किसी समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता है। उन्होंने सभी देशों से तुरंत लड़ाई रोकने की अपील की है। इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून को लेकर दुनिया भर में विवाद बढ़ रहा है। इस कानून का 8 मुस्लिम देशों पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और UAE ने मिलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि ये कानून भेदभाव करता है और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। इन देशों ने यह भी कहा कि इसराइल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की हालत ठीक नहीं है। रिपोर्ट्स में उनके साथ गलत व्यवहार, भूखा रखने और बुनियादी सेवाओं न देने के आरोप लगे हैं।
इस मामले में यूरोपियन यूनियन और कई यूरोपीय देशों ने भी चिंता जताई है और इस कानून की कड़ी आलोचना भी की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान के पीएम नफा सलाम ने कहा है कि देश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल की कार्रवाई की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। पीएम ने कहा कि ये लोग उस लड़ाई के सबसे बड़े शिकार हैं जिससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दक्षिण लेबनान में रहने वाले लोगों को सलाम किया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद करेगी और लोगों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करेगी। बुलेटिन में आगे इन खबरों पर करेंगे बात। नितिन गडकरी बोले, पेट्रोल डीजल गैस की देश में कोई कमी नहीं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव पर उठे सवाल, चुनावी डेटा को लेकर हुआ विवाद। मालदा घटना पर बोली ममता, मुझे जानकारी ही नहीं थी। राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाए गए राघव चड्ढा। अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार की ओर से बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस संकट का भारत के आम लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते प्रभावी कदम उठाए हैं जिसकी वजह से देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय हालात की वजह से कुछ मुश्किलें जरूर हैं क्योंकि भारत अपनी 86% ऊर्जा जरूरतें आयात करता है। गडकरी ने बताया कि सरकार अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों और इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा दे रही है ताकि आयात कम हो और देश आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि आयात कम करने और निर्यात बढ़ाने से रोजगार भी बढ़ेगा। हालांकि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान वोटिंग का ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिला जो साफ साफ कहता है कि कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है। उनके मुताबिक रात 11:45 से सुबह 2 बजे तक करीब 4.16% वोट डाले गए, यानी रात 8 बजे से 2 बजे के बीच लगभग 52 लाख वोट पड़े। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आधी रात के बाद ही करीब 17 लाख वोट डाले गए। कुछ जगहों पर हर 20 सेकंड में एक वोट रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ईवीएम मशीन को रीसेट होने में ही 14 सेकंड लग जाते हैं तो 6 सेकंड में वोट कैसे डाले जा रहे थे। पश्चिम बंगाल की मालदा घटना पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाना कोई आम घटना नहीं है बल्कि एक सोची समझी साजिश है। ये घटना उस वक्त हुई जब वोटर लिस्ट से नाम हटने से नाराज लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। अधिकारियों को दोपहर करीब 3:30 बजे घेरा गया और रात 1 बजे के बाद पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने उन्हें सुरक्षित निकाला। कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ अधिकारियों को डराने की कोशिश नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की ताकत को भी चुनौती देने जैसा है। चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि इस मामले की जांच सीबीआई, एनआईए से कराई जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट खुद इस जांच पर नजर रखेगा। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि समय पर कार्रवाई न करना ड्यूटी में लापरवाही है। सीजेआई ने यहां तक कह दिया कि उन्होंने रात 2 बजे तक खुद इस पूरे मामले को मॉनिटर किया। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को इस घटना की एकजुट होकर निंदा करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मालदा में जुडिशियल अधिकारियों को बंधक बनाए जाने के मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं थी और उन्हें आधी रात को एक पत्रकार से इसके बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य की कानून व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है बल्कि चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने प्रशासन में बड़े बदलाव किए हैं और अब उनके पास फैसले लेने की ताकत नहीं बची है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। अब उनकी जगह अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बदलाव की जानकारी राज्यसभा सचिवालय को दे दी गई है और ये भी कहा गया है कि अब राघव चड्ढा को संसद में बोलने का समय ना दिया जाए। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर मतभेद की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि अशोक मित्तल ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है और पार्टी सभी को मौका देना चाहती है। दरअसल हाल के दिनों में राघव चड्ढा कई बड़े मुद्दों पर चुप रहे। जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को दिल्ली एक्साइज केस में राहत मिली तब भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतना ही नहीं, चड्ढा कई अहम पार्टी कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूरी बनाते रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।